हेलो फ्रेंड्स, KR स्टडी चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जीएनएम फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, और भी बहुत चीज़ इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या इस फील्ड में नए हैं तो इन बेसिक्स टर्म्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बेसिक्स टर्म को समझ लेते हैं तो आगे के सिलेबस आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स। ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारा और चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम तो आप लोगों को बता ही दिए हम। इसके अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम आगे अच्छे से एकदम समझने वाले हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी एक ऐसी विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम शरीर की आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं व अंगों का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद द इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर के अंदर और बाहर क्या क्या है, कहाँ है और कैसे दिखता है, इसका पूरा नक्शा ही समझना एनाटॉमी कहलाती है। इसको चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। अब आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, बैटरी कहाँ है, स्क्रीन कैसे जुड़ी है, कैमरा कहाँ लगा है। ठीक ऐसे ही जब हम शरीर के बारे में बात करते हैं तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। इसको एक लाइन में हम लोग समझते हैं कि एनाटॉमी शरीर के हर हिस्से को खोलकर देखना, समझना कि वो बना कैसा है, उसको ही एनाटॉमी कहते हैं। अब आते हैं कि एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ते हैं। तो शरीर के अंगों की बनावट यानी स्ट्रक्चर, जैसे हड्डियाँ, दिल, फेफड़े, लीवर, पेट, मांसपेशियाँ आदि। वे अंग शरीर में कहाँ हैं, जैसे दिल बाईं तरफ होता है, लीवर दाईं तरफ होता है। अब आते हैं अंगों की बनावट कैसे होती है, शेप एंड लेयर्स। जैसे फेफड़े गुब्बारे जैसे होते हैं, आते लंबी लंबी पाइप की तरह होती है। इसको उदाहरण से समझिए। एनाटॉमी में क्या जानेंगे, जैसे दिल कैसे दिखता है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, आँख की बनावट क्या है, इसमें कितनी परतें हैं, हड्डी कौन सी हड्डी कहाँ है, कैसी दिखती है, लंबी है, छोटी है, पतली है, मोटी है, चपटी है। ये सारी चीज़ों को पढ़ना ही एनाटॉमी कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम शरीर के विभिन्न अंगों का व उनके कार्यों का तथा उनमें होने वाली भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फंक्शंस, एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गन्स और सिस्टम्स। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर के अंदर जो भी अंग हैं वे कैसे काम करते हैं, यही समझना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझिए इसको, कि आपके पास एक पंखा है और एनाटॉमी बताएगा कि उसके अंदर मोटर, वायर, ब्लेड कहाँ कहाँ लगे हैं, लेकिन फिजियोलॉजी बताएगा कि वो पंखा घूमता कैसे है, हवा देता कैसे है और बटन दबाने से चालू कैसा होता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अंतर समझ लेते हैं। जैसे कि एनाटॉमी बोलता है कि दिल में 4 चैम्बर होते हैं और फिजियोलॉजी बोलेगा कि दिल कैसे धड़कता है और ब्लड पंप कैसे करता है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो इसको एक लाइन में समझे हम, कि फिजियोलॉजी का मतलब है शरीर के हर अंग का काम समझना, वो कैसे चलता है और क्यों चलता है, इसी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी।
शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द जिन्हें टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्नानुसार है। टर्मिनोलॉजी क्या होता है? टर्मिनोलॉजी वो शब्द है जिनका इस्तेमाल डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स शरीर की ऑर्गन और दिशा यानी डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। जैसे आप गूगल मैप में लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ देखते हैं, वैसे ही एनाटॉमी में शरीर के लिए कुछ डायरेक्शन वाले शब्द होते हैं। तो आइए एक एक टर्म्स को आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, इसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। ये बात आपको सेल वाली चैप्टर में समझ में आ जाएगी। ओस्टोलॉजी यानी अस्थि विज्ञान, इसके अंतर्गत हम हड्डियों यानी बोन्स का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी, पेशी विज्ञान, इसके अंतर्गत हम मांसपेशियों यानी मसल के बारे में पढ़ते हैं। आर्थरोलॉजी, जोड़ों का विज्ञान, इसमें हम शरीर के विभिन्न जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी, इसके अंतर्गत हम शरीर की तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी यानी वृक्क विज्ञान, इसके अंतर्गत हम वृक्क की संरचना, स्ट्रक्चर और कार्य का अध्ययन करते हैं। वृक्क यानी किडनी। अब आते हैं गैस्ट्रोलॉजी, जठर विज्ञान, इसके अंतर्गत हम पाचन संबंधित अंगों एवं उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। लास्ट है हमारा कार्डियोलॉजी, इसके अंतर्गत हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर एवं उसके फंक्शन का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी टर्मिनोलॉजी दिख रहे हैं, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सारे आपको याद कर लेना है कि कार्डियोलॉजी का मतलब हृदय विज्ञान, गैस्ट्रोलॉजी का मतलब जठर विज्ञान, और इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम याद कर लेना है। आगे आपको पढ़ने में इससे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देखिए, सिर आगे की तरफ होना, सामने दिखना, हाथ सीधे होना, पैर सीधे होना, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं एंटीरियर व्यू। और ठीक इसी के उल्टा जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टेरियर व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमिकल स्थिति, मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी का अध्ययन करने के लिए एनाटॉमिकल स्थिति का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को देखा जाता है तथा अध्ययन किया जाता है। इस स्थिति के कई मापदंड हैं जो निम्न प्रकार यहाँ पे आप लोग देखेंगे। पहला हमारा मानव शरीर को सुपाइन पोजीशन में खड़ा किया जाता है, जैसे आपको पीछे वाले स्लाइड में हम आपको दिखाए हैं। सिर तना हुआ होना चाहिए, आंखें सामने की ओर स्ट्रेट देखती हुई होनी चाहिए। हथेली जो है आगे की तरफ रखी जाती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे हम आपको बताए हैं। अब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। पहला है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? शरीर के अंग जो समांतर रूप से दाईं एवं बाईं ओर, राइट एंड लेफ्ट साइड होते हैं, वे सममित अंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आप लीजिए, एग्जाम्पल, हमारा आँख हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, फीट हो गया, किडनीज एंड लंग्स। फीट यानी आपका जो तलवा होता है वो आपका फीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये फिगर आप लोग यहाँ पे देखिए, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, ये हमारा है सिमेट्रिक। ये हमारा सिमेट्रिक पोजीशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। एसिमेट्रिक यानी असममित। शरीर के वे अंग जो शरीर के एक तरफ में ही पाए जाते हैं, वे अंग असममित अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लीजिए,
यकृत यानी लीवर मनुष्य के शरीर में दाईं ओर ही पाया जाता है। लीवर यहाँ पे आप लोग देखिए, इस फिगर में आप देखिए कि लीवर किस साइड में है। ये इमेज है इसलिए आपको यहाँ पे बाएं साइड दिखता होगा, लेकिन आप इसके तरह खड़ा होकर देखिएगा तो आपका लीवर यहाँ पे आपका लीवर राइट साइड में ही आएगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्लीहा, स्प्लीन मनुष्य के शरीर में बाईं ओर ही पाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए स्प्लीन, यहाँ पे स्प्लीन बाएं साइड में है, इसको हम लाल घेरा से घेरते हैं। ये सिर्फ जब होता है ये बाएं साइड में ही होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा मिड लाइन। मिड लाइन यानी मध्यवर्ती लाइन, बीच का रेखा। मिड लाइन वह काल्पनिक रेखा है जो कि मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी को राइट साइड और लेफ्ट साइड दो समान भागों में विभाजित करती है यानी बांटती है। इस मिड लाइन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है मिड सगिटल प्लेन। यहाँ पे आप देखिए ये जो फिगर बना हुआ है इसमें यहाँ से इसके बीचों बीच यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है। इस लाइन को हम मिड सगिटल प्लेन कहते हैं या मिड लाइन कहते हैं। इसके राइट साइड वाले भाग पारा सगिटल प्लेन हो जाएगा और लेफ्ट साइड वाला मिड सगिटल प्लेन, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मानव शरीर की काल्पनिक मध्यवर्ती रेखा मिड लाइन से दूर वाले हिस्से पार्श्वीय अंग यानी लेटरल ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसको आसान भाषा में आप समझिएगा तो इसको आप कह सकते हैं शरीर के साइड वाले ऑर्गन, जैसे ईयर्स, शोल्डर्स। यहाँ पे आप फिगर में देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ है एंटेरियर। अग्रवर्ती शब्द का प्रयोग सर के आगे वाले भागों के लिए किया जाता है। एंटेरियर जो हमारा है, ये जो शरीर है ये हमारा अभी बताया था ये मिड लाइन हो जाता है, तो इस साइड वाला जो आपका लाइन है ये एंटेरियर हो जाएगा और इस साइड वाला जो भाग है हमारा ये पोस्टेरियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा सातवां हो जाएगा सुपीरियर। सुपीरियर शब्द का अर्थ है ऊपरी, अतः सुपीरियर शब्द का प्रयोग बॉडी के ऊपरी भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि जो सतह के पास, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया जो स्किन है आपका, और जैसे स्किन के ऊपर घाव हो जाता है उसको आप सुपीरियर कह सकते हैं। इन्फीरियर ठीक उसी के आपका अपोजिट हो जाएगा। इन्फीरियर शब्द का अपोजिट होता है। इन्फीरियर शब्द का प्रयोग शरीर के निचले भागों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, अर्थात ह्यूमन बॉडी का निचला हिस्सा मानव शरीर का निम्न भाग इन्फीरियर कहलाता है। सतह के अंदर जैसे अंदरूनी चोट। इन्फीरियर का अर्थ ठीक विपरीत, सिर के दूसरे या नीचे। यहाँ पे आप देखिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल यानी आंतरिक। इंटरनल शब्द का प्रयोग शरीर की खोखली रचनाओं जैसे गुहाओं, कैविटीज के लिए प्रयोग किया जाता है। इन कैविटीज के अंदर वाले भाग कैविटीज का आंतरिक भाग कहलाता है। एग्जाम्पल है हमारा क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी इत्यादि। हमारा 10वां जो है एक्सटर्नल यानी बाहर का। एक्सटर्नल शब्द इंटरनल शब्द का उल्टा होता है। इसी शब्द का प्रयोग कैविटी के बाहर वाले अंगों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा स्किन, आइज, ईयर्स, नोज, माउथ, ब्रेस्ट्स, आर्म, हैंड, लेग, हेयर एंड रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल ऑर्गन्स etc। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं होम्योस्टेसिस, जिसको हिंदी में समस्थिति कहते हैं। समस्थिति यानी होम्योस्टेसिस एक दशा है जिसके अंतर्गत शरीर का आंतरिक वातावरण नियत बनाए रखा जाता है।
यह होम्योस्टेसिस एक डायनेमिक यानी हमेशा एक्टिव रहने वाली प्रक्रिया है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह सामान्य होता है। अगर होम्योस्टेसिस समान स्थिति से विचलित यानी बदल जाए, व्यक्ति में सीरियस स्थिति पैदा कर सकती है, जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए डेंजरस हो सकती है और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसको हम आसान भाषा में समझेंगे कि तो शरीर के अंदर के माहौल को बराबर और संतुलित बनाए रखना ही, चाहे बाहर की परिस्थिति बदल जाए, उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। आसान भाषा में समझिए इसको, जैसे बाहर बहुत गर्मी हो लेकिन फिर भी आपका शरीर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर खुद को ठंडा करने के लिए पसीना निकालता है। अगर शरीर में पानी कम हो जाए तो प्यास लगती है, शुगर ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन बनता है, बुखार ज़्यादा हो जाए तो शरीर खुद ही तापमान को कम करने की कोशिश करता है। होम्योस्टेसिस मतलब शरीर का वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो बिना बताए चुपचाप आपके शरीर को नॉर्मल बनाए रखे, उसी को हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब होम्योस्टेसिस कंट्रोल यूनिट के द्वारा अपनी समान स्थिति में बनी रहती है। कंट्रोल यूनिट शरीर में होने वाले थोड़े से भी परिवर्तन को मापकर उसके अनुरूप रेस्पॉन्स देती है। कंट्रोल यूनिट के 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। हमारा डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर, थर्ड है हमारा इफेक्टर। ये क्या करते हैं? डिटेक्टर पता लगाने वाला जो बदलाव को महसूस करता है, और कंट्रोल सेंटर निर्णय लेने वाला होता है जो तय करता है कि क्या करना है। इफेक्टर काम करने वाला होता है जो बदलाव करता है, जैसे पसीना निकालना। अब आते हैं कंट्रोल सेंटर डिटेक्टर के माध्यम से संवेदनाओं यानी सेंसरी रेस्पॉन्स को रिसीव करता है, और अगर कंट्रोल सेंटर यह माप लेता है कि एडजस्टमेंट की आवश्यकता है तो यह अपना आउटपुट रेस्पॉन्स इफेक्टर को देता है। इस प्रकार होम्योस्टेसिस को नियत बनाए रखा जा सकता है। यानी होम्योस्टेसिस क्यों जरूरी है? अगर शरीर होम्योस्टेसिस नहीं बनाए रखे तो तापमान बहुत बढ़ सकता है, रक्त जो ब्लड है उसका पीएच बिगड़ सकता है, ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेंगे, बीमारियां हो सकती है। होम्योस्टेसिस वो सिस्टम है जिससे शरीर खुद को ठीक रखता है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम बना है। ये डिटेक्टर कंट्रोल सेंटर को देता है, कंट्रोल सेंटर इसको देखता है, फिर ये ऐसे लगता है, प्रक्रिया चलती रहती है। अब आते हैं पीएच स्केल, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना एक ऐसा सूचक पैमाना होता है जिसके द्वारा हम विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगा सकते हैं। पीएच पैमाना विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ और हाइड्रोजन आयन OH- की उपस्थिति के आधार पर निर्भर करता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की संख्या अधिक है तो यह विलयन को अम्लीयता प्रदर्शित करेगा, और अगर विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- की संख्या अधिक है तो यह विलयन को क्षारीय प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल क्या होता है, इसको नॉर्मल भाषा में समझिए, इस तरह तो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो पीएच स्केल क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझते हैं कि पीएच स्केल एक मापने वाला पैमाना होता है जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ खट्टी है, कड़वी है या फिर सामान्य है। जैसे खट्टी और कड़वी चीज़ें, जैसे आपकी हो गया नींबू, हो गया सिरका, खट्टी हो गया आपका साबुन, बेकिंग सोडा, ये सब कड़वा हो गया। अब पानी ना खट्टा है ना कड़वा है, ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पे आते हैं, पीएच पैमाने की रेंज 0 से 14 अंक तक होती है। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। इस पैमाने का मध्याक बिंदु 7 होता है जो उदासीन अवस्था को प्रदर्शित करता है, तथा पैमाना 7 से नीचे अम्लीय तथा 7 से ऊपर क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार मनुष्य के रक्त का समान पीएच 7.35 से 7.45, ये यहाँ पे बोल्ड कर दे रहे हैं, आपको इसको याद कर लेना है, जो क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है।
अतः मनुष्य का रक्त हल्का क्षारीय होता है। ये भी आपको याद कर लेना, ये बोल्ड पॉइंट है। पीएच ह्यूमन ब्लड 7.35 से 7.45 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद करना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से 14 तक है, 7 यानी हमारा नॉर्मल हो गया। यहाँ पे 7 से कम वाला हो गया जो का एसिडिक हो गया, और इसके आगे वाला हो गया जो इसमें ज़्यादा पीएच हो गया। इसी प्रकार जल का उदासीन विलयन जिसका पीएच 7 होता है। जल का सूत्र यहाँ पे आपका सब कोई जानते ही होंगे, H2O होता है। पानी में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या समान होती है, जिसके कारण पानी उदासीन प्रकृति का होता है। अब पानी का पीएच 7 होता है। पीएच स्केल की रेंज आपको बता दें कि 0 से 6.9 एसिडिक यानी खट्टा अम्लीय होता है। यहाँ से 0 से 6.9 यहाँ तक आप कह सकते हैं, जो कि आपका खट्टा होता है। यानी 7 हमारा एकदम सामान्य होता है, ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है। और 7.1 से हमारा और 14 तक ये हमारा कड़वा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक और बात आप जान लीजिए कि पीएच स्केल बताता है कि किस चीज़ में हाइड्रोजन आयन यानी H+ ज़्यादा है तो वह खट्टी है यानी एसिडिक है, और हाइड्रोक्सिड आयंस OH- बताता है कि ज़्यादा है तो कड़वी है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, पीएच वैल्यू नेचर जैसे पानी 7 हो गया, हमारा ब्लड हो गया 7.35 से 7.45, जो कि ब्लड थोड़ा सा क्षारीय होता है। अब पीएच को एक लाइन में आप समझिए कि पीएच स्केल से हम यह समझते हैं कि कोई चीज़ कितनी खट्टी या कड़वी है। इसका स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेस, और 7 मतलब न्यूट्रल यानी सामान्य, जिसका वैल्यू पानी का वैल्यू 7 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया ही हुआ है। यहाँ पे यूरिन का पीएच 4.45 से 8.0, ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45, बाल यानी पितरस 6 से 8.5 तक होता है। जो हमारा ब्लड है, ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 है। अगर यह थोड़ा भी बिगड़ जाए तो शरीर बीमार हो सकता है। और यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड देयर डिफिनेशन दिए हुआ है, जैसे महत्वपूर्ण शब्दावली में परिभाषाएं, इसको आप देख सकते हैं। से हमारा मेडियल यानी स्ट्रक्चर नियर टू मिड लाइन, सुपीरियर नियरर टू द हेड, इन्फीरियर स्ट्रक्चर फर्दर फ्रॉम द हेड और स्ट्रक्चर नियर टू द फुट, लेटरल में हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, एंटेरियर फ्रंट ऑफ द बॉडी। ये सारी चीज़ को हम आपको पहले ही बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे और भी दिया हुआ है, पोस्टेरियर बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, तो ये आप लोग यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये एक चीज़ है इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, ये यहाँ पे छोटा सा पार्ट दे दिया गया है। इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जॉइंट चैप्टर में। ये चैप्टर हम लोग का 24 में आएगा, यहाँ पे आप देखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।